अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इंटरव्यू में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट और पेरेंट्स के ज़हन में है रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड। आपने कौन सी कंट्री चूज़ करनी है, बजट क्या है और स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट करते हैं। उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सल वीज़ा कंसल्टेंट के सीईओ मिस्टर इमरान अली। एक स्टूडेंट जो बाहर अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है और उसके पेरेंट्स उसको बाहर भेजना चाह रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए? Well, firstly, तो thank you so much for welcoming to me. ये this is very very important question जो हर पेरेंट्स और हर बच्चे के लिए है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चा या जो भी पेरेंट्स बच्चे को भेज रहे हैं, सबसे पहले बच्चे के माइंड में एक चीज़ डाल लें जो उसके साथ काम करे, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी, कि एक प्लान बनाए कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, कौन से कंट्री ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, विच डिग्री, और सूटेबल कौन सा है इन ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, कि लाइक सिक्योर कौन सा है। ठीक है, तो ये प्लान किसी भी चीज़ का, बट फॉर द एजुकेशन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स पूछते हैं क्या स्टूडेंट को यहीं पढ़ लेना चाहिए, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, तो आप हमें क्या कहेंगे? वेल देखें, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि एक जो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की एजुकेशन मतलब एवरेज है। पाकिस्तान की भी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट डेफिनेटली अब्रॉड अगर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी तो एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च बहुत हाई लेवल पे जा रही होती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स में। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि जब भी किसी भी बच्चे को चांस मिलता है या अवेल कर सकता है तो उसे ज़रूर बाहर जाना चाहिए अब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एथनिक, डिफरेंट कल्चरल के लोग आए होते हैं, आप क्लास में होते हैं या डिफरेंट वर्क प्लेस पे होते हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बच्चे को यहाँ से ब्रॉड स्टडी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे ज़हन में आई है कि जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को डिफरेंट ट्रेनिंग्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो वहाँ पे नई रिसर्च या नई टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, तो वो वापस आके अपने जो स्टाफ होता है, जो दूसरे एम्प्लॉइज़ होते हैं या जो उनका प्रोसेस होता है, इसको इम्प्रूव कर सके। तो आपके सामने ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि डेफिनेटली जिसको भी चांस मिले उसको ज़रूर जाके स्टडी अब्रॉड करनी चाहिए। आप हमें बता सकते हैं कि सही उम्र या स्टेज क्या है प्लानिंग शुरू करने की, मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद या बैचलर के बाद? अच्छा, इसमें देखिए, कोई उम्र नहीं होती। अगर आप मेरे से पूछते हैं, आपको, इंसान को हमेशा लर्न करना चाहिए। तो बात रही, अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स, तो उनको चाहे मैट्रिक के बाद उनको बच्चों को भेज देना चाहिए, क्योंकि आपकी बेस अच्छी बन जाती है। इट डिपेंड ऑन ऑल योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। तो अगर इतना नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो बैचलर में भेज दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मास्टर, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि डेफिनेटली एक आधी डिग्री तो बाहर से ज़रूर करनी चाहिए। उसमें बच्चे के पास एक जो विज़न होता है ना, वो बहुत बड़ा आ जाता है। जब एक बच्चा ट्रैवल करता है, जाके वहाँ से लर्न करता है, तो एक यहाँ का बच्चा, एक वहाँ का बच्चा, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा, कम्युनिकेशन में आ जाएगा, थॉट्स में आ जाएगा। तो उसको ज़रूर करना चाहिए। इसकी कोई एज नहीं है। हाँ, डिफरेंट कंट्रीज़ डिपेंड करता है कि वो एज एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी वो ज़्यादा एज को ज़्यादा डिफरेंस जो आपकी स्टडी गैप होता है उसको एक्सेप्ट ना करे। यूके कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड सारा करता है केस टू केस, बट मैं ये इनिशियली ज़रूर कहूँगा कि इसमें कोई ये नहीं होता। जब भी आप प्लान करो, आपको ज़रूर अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहिए। राइट। जब स्टूडेंट पहली बार आपके पास आता है, तो आप उसे क्या? डेफिनेटली उसके बारे में उसकी प्रेफरेंस पूछते हैं कि उसका क्या प्लान उसने बनाया हुआ है, किस कंट्री में जाना चाह रहा है, कौन से स्टडी उसके इंटरेस्ट किस में है, सच एज़ वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहा है, डेटा साइंस है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है, और इकोनॉमिक्स में है। इट डिपेंड्स ऑन ऑल, मे बी उसमें मेडिसिन में है, मेडिकल फील्ड में है।
तो बच्चे का प्रोफाइल जो होता है वो हमें वो बताता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, और बच्चे की जो प्रेफरेंस होती है उसको हम कंसिडर करते हैं। फिर देन हम अकॉर्डिंगली उसको बताते हैं कि इसके लिए बेस्ट रूट और बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट कंट्री कौन सा है, ताकि ये बच्चे का, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी बच्चे का। जब ये कोई भी बच्चा अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहता है तो उसका पर्पस होता है कि वहाँ पे जाए, सेटल हो, अच्छी जॉब करे। तो उसके लिए बच्चे की प्रेफरेंस जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, चलिए सीधा कंट्रीज पे आते हैं। यूके किस तरह के स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है? देखिए, जिस तरह कि आपने देखा होगा इमिग्रेशन लॉज चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड हो रही हैं। यूके ने भी काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। बिकॉज आई एम फ्रॉम यूके, तो मैं उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ। यूके सबके लिए बहुत अच्छा है। अगेन मैं ये कहूँगा, जो पढ़ने वाले हैं, मतलब यूके में भी स्टिल उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि हर कंट्रीज़ की अपनी एक लिस्ट होती है कि जिसमें उनको रिक्वायर्ड होता है कि हमें ये स्किल्स वाले लोग चाहिए। तो अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अगर हम जिस तरह किसी को गाइड करते हैं कि आप इस डोमेन पे रहें, इस फील्ड पे रहें, डिट्रैक्ट ना हो, तो यूके भी बहुत अच्छा है। और यूके आपको पता है कि एक मिनिमम कॉस्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि आप एक लो बजट में भी आप यूके मूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक के लिए ओपन डोर है। ज़रूर अगर कोई इस कैपेबल है तो उसको ज़रूर जाना चाहिए। बाकी हमारी टीम है, हम हैं, उसको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगेन डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्रेफ़रेंस है। अगर वो जाना चाहता है तो हम इसको प्योरली इसको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। यूके में मोस्टली स्टूडेंट का प्रेफरेंस होता है रिगार्डिंग मास्टर के लिए, तो उसकी क्या रीजन है? उसकी रीज़न ये है कि यूके में, हाँ, ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो 2 इयर्स का मास्टर करवा रहे होते हैं। यूके आपको 1 ईयर का करवा रहा होता है। तो 1 ईयर के बाद आपको वही वर्क वीज़ा, पीएसडब्ल्यू जिसे बोलते हैं, वो मिल जाता है तो आपके लिए। और लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली 2 इयर्स का करवा रहे होते हैं। तो यूके के एक ये बहुत बड़ी एज है कि आप 1 ईयर में अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बैचलर उनका कंटिन्यू होता है और वो अपने चाह होते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन? हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग यहाँ से जो स्टडी कर रहे होते हैं वो अपना जब वो फील करते हैं कि हमें ये बाहर से डिग्री लेनी चाहिए, तो यूके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनके क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वो अवेल कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि यूके की काफ़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मोस्ट वेलकम, आप आएँ और इसको अवेल करें। चलिए हम बात करते हैं न्यूजीलैंड पे, जहाँ का तो आपका अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसके रिगार्डिंग हम पूछना चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को क्यों कंसीडर करना चाहिए और ये किसके लिए बेस्ट है? अच्छा, वेल, ये तो मेरा होम कंट्री है। न्यूजीलैंड, there's a lot of things I can say about न्यूजीलैंड। तो हमारा, क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आज हमारी डिस्कशन हो रही है, तो एजुकेशन न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन है फॉर होल फैमिली। अगर आप बच्चों की बात करते हैं उनके लिए भी, अगर आप बड़ों की मास्टर बैचलर डिग्री उनके लिए भी। और न्यूजीलैंड ऑलवेज के वो हमेशा जो नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उन पे काम कर रहा होता है। ये न्यूजीलैंड का ये डिफरेंस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन अगर आपके पास वो स्टडी गैप है। पर न्यूजीलैंड में आपके पास, अगर आप उसको अच्छा केस प्रेजेंट करते हो तो वो स्टडी गैप को एक्सेप्ट कर लेता है। तो और अगर बात की जाए कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने कहा है कि न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन है। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है वो भी आउट क्लास है। तो मैं तो उसको हाईली रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमारा अप्लाई होना चाहिए, इसकी क्या रीज़न है? वो न्यूजीलैंड की बजाय इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, उसमें एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खुद वो बरे-आज़म है, तो मोस्टली लोगों को ज़्यादा मैं कह सकता हूँ अवेयरनेस नहीं है न्यूजीलैंड के बारे में। हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बोथ आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में राइट्स हैं तो आप न्यूजीलैंड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड के हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी मूव कर, जैसे सारे यूरोप में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ये एक बॉन्डिंग है, बड़ी क्लोज है। अच्छा, उसमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया का इशू ये है कि जो लोग प्रेफर करते हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती न्यूजीलैंड के बारे में। हमारे लिए ये है कि हमारे पास उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन, और उसके लिए फिर उसकी बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल, वो बड़ा क्लोजली इसमें, और जो है वीज़ा रेशो रेट भी उसका बहुत हाई नहीं है।
अगर आपको मैं स्ट्रेट बात बताऊं, और कंपैरेटिवली टू न्यूजीलैंड फिर भी एक वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है कि चलो ठीक है, अगर एज गैप है, थोड़ा सा स्टडी गैप है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग ऑस्ट्रेलिया इज़ बैड। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ की एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। तो मुझे ये लगता है कि जब भी कभी कोई स्टूडेंट आता है, तो आपको जो कि हमारी टीम या मैं हूँ अभी यहाँ पे, तो हम इसको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है। अगर वो कहता है ऑस्ट्रेलिया में, तो हम हैप्पी टू इनरोल देम इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। अगर वो कहता है कि नहीं, मतलब जब हम उसको प्रॉपर गाइड करेंगे, तो आई एम श्योर कि वो न्यूजीलैंड को ज़रूर कंसिडर करेगा, और उसको बताएंगे, कंपेरिजन बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कंपेरिजन क्या है। राइट। अगर किसी स्टूडेंट की फाइन आती है तो आप कैसे पूछते हैं? अच्छा, बहुत वीक, अब आई डोंट नो कि आपका बहुत वीक से क्या मतलब है। मतलब जो स्टूडेंट होता है उसकी कितनी वीक होगी, 50% तो उसके होंगे। ठीक है, अब मैं ये जो मेरा मानना है शुरू से कि हर हर बच्चे का एक डिफरेंट उसमें एबिलिटीज़ होती हैं, मगर डिपेंड करता है वो एबिलिटीज़ कब उसकी कैसे किस तरह उसको वो हाईलाइटेड होती है। तो मुझे ये लगता है कि कोई स्टूडेंट वीक नहीं होता, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और हमारे पास बड़े अच्छे कंट्रीज़ में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। हमारी एक्सपर्ट टीम जो है, वो अकॉर्डिंगली वो गाइड करते हैं कि इनके लिए बेस्ट रूट क्या है, बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है, बेस्ट कंट्री क्या है, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके ग्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि मैं इतने मेरे अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो मतलब मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी मिल चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। राइट। तो अभी हम बात करते हैं प्रोसेस पे। तो आप प्लीज हमें बताएं स्टेप बाय स्टेप कि स्टूडेंट के पास अगर इंटर और बैचलर की डिग्री है और वो बाहर पढ़ना चाहता है, तो पहले कदम से लेके लाइक फर्स्ट स्टेप से लेके वीजा प्रोसेस तक उसने उसको क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले चाहे वो बैचलर के लिए चाहे वो मास्टर डिग्री के लिए चाहिए, उसके पास पासपोर्ट तो होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है हमारा पासपोर्ट होना चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि वो अगेन किस कंट्री में जाना चाह रहा है। हमारे पास ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट आइल्स के साथ या पीटीई वगैरह के साथ, और हमारे पास ऐसे कंट्रीज़ भी हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ विदाउट आइल्स और पीटीई के साथ भी जा सकते हैं। वो सिर्फ उसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और अगर वो इंटरव्यू रिक्वायर्ड होता है, तो हम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो वो भी हम स्टूडेंट के साथ उसको लेके फ्रॉम 0.2 जब तक वो वहाँ पे स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकता, हम उसके साथ एंगेज रहते हैं। उसके बाद उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन असेस किया जाती है, जो भी उसकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर उसका फाइनेंस, उसको वो गाइड किया जाता है कि उसको किस तरह अपना मेंटेन करना है, बैंक बैलेंस और ऑल दीज थिंग्स। और फिर उसका वीज़ा प्रोसेसिंग में हम उसका हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह की इसका वीज़ा। आप इसको लाइक 3, 4 या 5 स्टेप में बता सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीजा तक कौन कौन सा स्टेप जो पेरेंट्स को या स्टूडेंट को लोग फॉलो करवाते हैं? अच्छा, एक तो इनिशियली ये होता है कि जिस तरह मैंने चाहे वो आपको एक फंकी वे में कहा था कि पासपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है कि जो अगेन हमने बच्चे की एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन है, वो उसको कंप्लीट करनी चाहिए। अगर किसी की ट्रांसफर वगैरह या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो यूनिवर्सिटी से वो आपने कंप्लीट करने चाहिए। फिर तीसरा स्टेप आ जाता है कि अगर इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, डिपेंड करता है कौन से है, उसमें वो करना चाहिए। तो फोर्थली फिर वो आ जाता है कि उसकी बैंक जो है स्टेटमेंट वगैरह क्या आते हैं। बाकी फिर वो हमारी टीम जो है वो सारा चीज़ को देखती है, वो हमारी जो कंप्लायंस टीम है वो असेस करती है सारा डॉक्यूमेंटेशन को। तो फिर उसको ये सो ऑन, फिर आप उसको एलिजिबल हो जाते हो जब वो उसका लेटर वगैरह आ जाता है, कंडीशनल अनकंडीशनल लेटर। उसको फिर कंडीशनल होता है तो फिर उसको अनकंडीशनल में टीम चेंज करवाती है। फिर उसको एम्बेसी आ जाती है, फिर उसकी ट्रैवल आ जाती है, फिर उसकी अकोमोडेशन आ जाती है। वो सारा हम उसको फ्रॉम ज़ीरो से लेके आप ये कह लें कि उसको फुल टीम हमारी उसके साथ, इवन जब वो स्टडी भी कर रहा होता है, हमारी टीम एंगेज रहती है कि उसको ये गाइड कर सके कि आगे चल के वो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको वो ले सके इन चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कंडीशनल और अनकंडीशनल लेटर में। जी, तो कंडीशनल लेटर क्या होता है और अनकंडीशनल?